आपके अपने स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ेंगे। इसमें अम्ल क्षारक लवण में ये पूरा हमारा अध्याय है, जिसमें अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में, अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में और लवण के बारे में, तीनों के बारे में पूरे अध्याय में पढ़ेंगे। इनके भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, इनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो हम एक एक को लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं और अम्ल जल में घोलने पर H+ आयन या H3O+ यानी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। देखिए हम इसकी परिभाषा कि अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे, स्वाद इनका खट्टा है, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। अब हमें यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि नीले को लाल या लाल को नीला, तो इसके लिए मैंने एक कोडिंग बनाई है। वो कोडिंग है, याद रखनी हमें, अनीला। अनीला, अनीला याद रखिए। अनीला का मतलब क्या हुआ? अ से अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। एक याद हो गया, दूसरा क्षार इसका ऑपोजिट होता है, विपरीत होता है। तो हम इसको देख सकते हैं कि हमें अनीला याद रखना है। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। तो अम्ल के क्या क्या गुणधर्म हो गए? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, अम्ल जल में घुल करके H+ या H3O+ यानी हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोनियम आयन देता है। तो ये हो गया अम्ल। इसी प्रकार के क्षारक की परिभाषा, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ये क्या करेंगे? लाल लिटमस को नीला करते हैं। ये क्या करता था? नीला लिटमस को लाल करता है। ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। ये क्षारक कहलाते हैं। अब हम इसमें क्षारक और क्षार, यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं बार बार, एक तो है क्षारक और एक है क्षार। तो इनको हम देख लेते हैं पहले यहीं। क्षार का मतलब सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सभी जो क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है। इनका स्पर्श यानी कि ये साबुन की तरह इनको स्पर्श करने पर लगता है। स्वाद में कड़वे होते हैं। प्रकृति इनकी कैसी होती है? संक्षारक होती है और इन्हें कभी भी चखना या छूना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। तो ये क्षार और क्षारक में थोड़ा सा डिफरेंस हमें याद रखना है कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उनको हम कहते हैं क्षार। उसके बाद हमारे पास जो क्षार के बाद ये जो अम्ल ले लिया हमने, क्षार ले लिया। अब जो आ रहा है वो है हमारे इन दोनों में अंतर। इस टेबल से हम दोनों के अंदर अम्ल और क्षार में अंतर पूछा जाए तो उसको आसानी से बता सकते हैं। देखिए नंबर 1, पहला अम्ल है वो स्वाद में कैसे थे? खट्टे थे। क्षार है वो स्वाद में कैसे हैं? कड़वे हैं। फिर अम्ल नीले लिटमस को क्या करते हैं? लाल करते हैं। क्षारक होते हैं वो क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला करते हैं। फिर ये जलीय विलयन में H+ आयन अथवा H3O+ यानी इसको हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, ये देते हैं। जबकि ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH- हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। अब इनके कुछ उदाहरण दिए हैं: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये हमारे कुछ अम्लों के उदाहरण हैं। ये वे अम्ल है जो प्रयोगशाला में काम में लिए जाते हैं। उसके बाद ये है क्षारक जो प्रयोगशाला में काम आने वाले किन्हीं दो क्षारकों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हमारे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये है क्षारक। तो हमें इन पर थोड़ा सा कभी भी पूछा जाए अंतर, तो हमें ध्यान रखना है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ अथवा H3O+ आयन देते हैं, जबकि क्षारक जलीय विलयन में OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ये इनके हो गए उदाहरण।
अब हम इनको आगे देखते हैं। ये हमारा आता है लिटमस विलियन, एक टॉपिक है जिसमें लिटियम प्रश्न पूछा जाए कि लिटमस विलियन किस प्रकार का, किस रंग का होता है, तो हमें याद रखना है कि लिटमस जो विलियन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। बैंगनी रंग का एक रंजक विलियन है। लिटमस विलियन डिफॉल्ट रूप से किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। यह थेलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से होता है। लाइकेन, थेलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है, इसको लिटमस विलियन को। फिर है सूचक। सूचक कहते हैं इंडिकेटर, जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति को संसूचित करता है, उसको हम सूचक कहते हैं। देखिए सूचक के अंदर ऐसे पदार्थ जो विलियन में उपस्थित अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन, या तो रंग परिवर्तन से उसकी उपस्थिति इंडिकेट करता है, नीले को लाल कर दिया, लाल को नीला कर दिया, या उसका गंध बदल जाता है अथवा गंध परिवर्तन। तो इसके आधार पर सूचक भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गए, जैसे सूचक हम देखते हैं तो उनको सूचक कहते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक रंग सूचक और एक गंध सूचक। सूचक दो प्रकार के हो गए, रंग बदलने से पता लगता है तो रंग सूचक, गंध उसकी बदल जाती है तो गंधीय सूचक। तो रंग सूचक है, ये रंग सूचक रंग परिवर्तन द्वारा सूचित करते हैं अम्ल या क्षार को, रंग परिवर्तन द्वारा संसूचित करते हैं, सूचित करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं रंग सूचक, एक तो प्राकृतिक और एक संश्लेषित। प्राकृतिक प्रकृति में ऐसे कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जो रंग सूचक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे लिटमस और हल्दी। लिटमस और हल्दी ये दो प्राकृतिक सूचक है जो रंग परिवर्तन द्वारा अम्ल या क्षार की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे हल्दी का अगर डब्बा पड़ गया होता है हल्दी का, तो उस पे क्षार जैसे पड़ता है तो वो डब्बा लाल हो जाता है। उस प्रकार से ये हल्दी भी एक प्रकार की हमारी संसूचक या रंग सूचक की तरह कार्य करता है। फिर आता है संश्लेषित सूचक। गत साल ये प्रश्न पूछा गया था कि दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए, तो हमें याद रखना है मेथिल ऑरेंज तथा फिनोफ्थैलिन। मेथिल ऑरेंज तथा फिनोफ्थैलिन ये दो कृत्रिम संसूचक सूचक है जो कि अम्ल और क्षार की उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं। तो मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थैलिन संश्लेषित सूचक है। उसके बाद है हमारे पास, अब ये तो सूचक कैसे थे, सारे के सारे रंग सूचक थे। अब कुछ गंधीय सूचक होते हैं। गंधीय सूचक का मतलब है, गंधीय सूचक का मतलब हो गया जिनकी गंध बदल जाती है। गंधीय ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्ल या क्षार माध्यम में बदल जाती है। नाम से पता लग रहा है गंधीय सूचक गंध बदल जाती है। कब बदलती है? जब अम्ल या क्षार के संपर्क में आते। अम्ल के संपर्क में आते उसकी गंध अलग हो जाती है, क्षार के संपर्क में आएंगे उसकी गंध अलग हो जाती है। तो ये अम्लीय या गंधीय सूचक कैसे हैं? ये उदाहरण दिए हुए वेनिला, प्याज, लौंग का तेल। तो ये अम्लीय सूचक, गंधीय सूचक। तो ये अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर इनकी गंध बदल जाती है। गंध से पता लगता है कि ये अम्ल है या क्षार है। तो ये थे अपने पास कुछ सूचक, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आता है अपने पास अगला, अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अभी तक हमने नॉर्मल उसके गुणधर्म देखे थे, अब हम इसके रासायनिक गुणधर्म देखते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला रासायनिक गुणधर्म है वो है अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। कोई भी अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो देखिए, किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी अम्ल की धातु के साथ, यहाँ पर हम अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, क्योंकि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया की बात बताई है, तो जब भी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो एक गैस निकलती है, उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पर, और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है तथा संगत लवण, और बनाता क्या है? लवण बनाता है। तो हम ये कहें कि धातु प्लस अम्ल मिलकर के लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो ये हमने लिखा, धातु प्लस अम्ल मिलकर के लवण प्लस जल प्लस, यह है लवण प्लस जल नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर
धातु प्लस अम्ल की क्रिया करवाई जाती है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये उदाहरण के लिए जिंक में जब H2SO4 यानी जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल और आगे लिखा हुआ है DIL, सल्फ्यूरिक अम्ल आगे लिखा हुआ है DIL का मतलब डाइल्यूट। यहाँ पर दो शब्द आएंगे, एक तो होता है कंसंट्रेट और एक होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है उसको तनु कहते हैं, तनु, और एक होता है सांद्र। तनु का मतलब उसके अंदर आयनों की संख्या कम है, प्रति इकाई आयतन में उसके आयनों की संख्या कम है, और जो सांद्र होता है उसमें प्रति इकाई आयतन में उसके अणुओं की संख्या, सांद्र में अणुओं की संख्या ज्यादा होती है। तो इसमें अणुओं की संख्या कम है। इसको हम एग्जांपल से देख सकते हैं कि 1 लीटर दूध है, उसके अंदर 1 लीटर पानी मिला दिया, ये तनु हो गया, और 1 लीटर दूध में 1 लीटर दूध के अणुओं की संख्या ज्यादा है तो वो सांद्र है। तो यहाँ पर ये H2SO4 कैसा मिलाया जाता है, डाइल्यूट तनु मिलाया जाता है, तब बनता है ZnSO4 जिंक सल्फेट। ये एक लवण है, जिंक सल्फेट लवण बनता है, साथ में जो गैस निकलती है वो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर सीधा सा उदाहरण है कि धातु प्लस अम्ल, धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, साथ में जो गैस निकलती है वो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ये जल नहीं है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये है हमारा एक पहली अभिक्रिया, रासायनिक गुणधर्म में पहली अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या बनता है, लवण। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन जो गैस है यह फट फट की आवाज के साथ जलती है, यदि अगर जलती हुई मोमबत्ती इसके पास ले जाते हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारा एक प्रयोग भी किया हुआ है चित्र का, तो इस प्रकार का चित्र भी पूछा जा सकता है इस समीकरण को लिख करके कि इसमें कौन सी गैस निकलती है जो फटफट की आवाज के साथ जलती है। ये अब यहाँ पर एक और बताया गया है, दानेदार जिंक, दानेदार जिंक है Zn प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु H2SO4, इससे क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये इसका उदाहरण आगे हमने जो लिखा उसी के बारे में बताया है। अब यहाँ पर देखिए Fe यानी आयरन, ये भी एक धातु है, इसकी क्रिया H2SO4 डाइल्यूट के साथ करवाते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे लिखा हुआ है फटफट की ध्वनि के साथ जलने वाली गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन गैस है जो कि फटफट की ध्वनि के साथ चलती है। ये था हमारा पहला कि अम्ल की क्रिया जब धातु के साथ करवाई जाती है तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं उसके बारे में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, ये तो हमने अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाई, इसी प्रकार यदि हम क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, जब क्षारक की किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, ठीक अम्ल की तरह इसमें भी हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन तथा एक लवण बनता है। किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। क्षारक की ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं। जिंक पहला दिया हुआ है, जिंक प्लस 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब करवाते हैं तो सोडियम जिंकेट बन रहा है, सोडियम जिंकेट ये एक लवण है, Na2ZnO2 प्लस H2 फटफट के साथ आवाज निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस का निर्माण है। इसी प्रकार यदि हम क्रिया टिन के साथ ऐसे मतलब टिन के साथ करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया तो क्या बनता है, सोडियम स्टेनाइट बनता है जिसका सूत्र है Na2SnO2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये जो क्रिया है दो बातें बताई कि अम्ल और क्षारक की धातुओं के साथ क्रिया करने पर जनरली एक हम कह सकते हैं कि लवण बनता है और उसके साथ एक गैस निकलती है जो कि फटफट की आवाज के साथ मोमबत्ती के जलती हुई ले जाते हैं तो फटफट की आवाज के साथ जलती है, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। धन्यवाद।